हेलो एवरीवन। तो हमारा जो इतिहास का निःशुल्क एनसीईआरटी कोर्स चल रहा है, जिसमें हम हमारे क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसका आज हम चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के बारे में बात करेंगे। तो ये है कक्षा 6 की इतिहास की, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं चैप्टर 8 और 9। मतलब कि चैप्टर 8 में क्या है, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में, व्यापारी और राजा तीर्थयात्री के बारे में। तो अब हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं, जिसमें से हम चैप्टर 8 को आज कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद चैप्टर 9 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में पढ़ेंगे। आज लोहार की दुकान पर प्रभाकर बोलता है। प्रभाकर लोहार को काम करते देख रहा था। जो प्रभाकर था वह लोहार जो अपना काम कर रहा था, उस काम को करते हुए कौन देख रहा था? प्रभाकर। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी थी और हंसिया थे, जैसे कुछ औजार रखे थे जो उनको बेचने के लिए रखे थे। कोई किसके पास थे? ये लोहार के पास थे। तो कौन देख रहा था? प्रभाकर देख रहा था। तो दूसरी ओर भट्टी जल रही थी, मतलब कि जिसमें लोहार वो अपने हथियारों को, जो कुल्हाड़ी है, वो जो औजार बनाता है, उसमें वो भट्टी जल रहे थे, जिसको कौन देख रहा था? प्रभाकर देख रहा था। औजार बनाने के लिए दो लोहे की छड़ जो आपस में गर्म करके उनको पीट करके विभिन्न तरीके के औजार बनाते थे, उसको कौन देख रहा था? प्रभाकर देख रहा था। फिर लोहार और औजार की खेती, किस तरह से औजार की खेती होती है और किस तरह से ये औजार बनते हैं। तो लोहे का प्रयोग आज एकदम आम बात है। मतलब कि आज के स्थिति में देखें, करंट की स्थिति में भी देखें तो लोहा जो है उसका उपयोग आमतौर पर किया जाता है, जिसमें विभिन्न तरीके के उपकरण बनाए जाते हैं। और दूसरी तरह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो कि लोहा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, इसके बिना कुछ संभव नहीं हो पाता। क्योंकि आधुनिक तरीके से भी सोचे तो लोहा का प्रयोग विभिन्न संयंत्रों, उपकरणों आदि में जरूरी रूप से किया जाता। मतलब कि लोहा के बिना कुछ संभव नहीं है। उपमहाद्वीप में लोहा का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। मतलब कि उपमहाद्वीप का जो क्षेत्र है उसमें लोहा का उपयोग 3000 साल पहले ही शुरू हो गया था। कब? 3000 साल पहले से ही शुरू हो। जो महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार और बड़ी संख्या में, मतलब कि जो महापाषाण काल था उसमें लोहा से बने हुए हथियारों का विभिन्न प्रकार के उपकरण मिले हैं, जिसके बारे में हमने अध्याय 4 में विस्तृत रूप से पढ़ा है। अब देखते हैं 2500 साल पहले, मतलब लोहे के औजार की उनका उपयोग बढ़ते गया, जिसमें कि विभिन्न तरीके के औजार बने, जिसमें कुल्हाड़ी है, चिमटा है, हंसिया है, इस तरह के उपकरणों का निर्माण किया करते थे। और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, मतलब कि जो कृषि उपज को बढ़ाने के लिए जो विभिन्न तरीके से उठाए गए जो कदम थे वो किस प्रकार थे। समृद्ध गांव के लोग बिना राजा तथा उनके राज्यों का बने रहना, मतलब कि जो उनमें बने रहना एक मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाएं, जिसमें हमने अध्याय 5 में विस्तृत रूप से पढ़ा है, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई, क्योंकि उस टाइम में सिंचाई का ही साधन बहुत महत्व था, जो सबसे अधिक उपयोगी थी। और समय के साथ साथ नहरें बनी
कुआं बने, तालाब बने और कृत्रिम जलाशय, मतलब कृत्रिम तरीके से बनाए गए जलाशय जिसमें औजार के बारे में बताया गया है। इसमें हंसिया है, कुल्हाड़ी है, संसी है, लोहे की ऐसी पांच चीजें हैं जो सूची बनाकर बताई है। देखते हैं दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले इस चार्ट को बनाया है जिसमें कि विभिन्न तरीके के औजारों का वर्णन किया गया। लोहे द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन अनिश्चितता घटती गई, मतलब धीरे धीरे इनका उत्पादन वह कम होते गया। कर अदा करने के लिए किसानों का उत्पादन बढ़ाना, राजाओं ने सिंचाई की योजना को बनाए रखने और धन खर्च किया, जिसमें कि राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए था। किसको? राजा के लिए किले भी बनवाना है, महल भी बनवाना, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में धन की आवश्यकता होती थी। वे किसानों से, इसके लिए राजा क्या करता था, किसानों से कर लेते थे और सिंचाई से ही संभव, जो कि किसान जो अपना कर किस तरीके से फसल को उगाते थे और उसका जो फसल का जो जितना भी उनको कर के रूप में राजा को दिया करते थे। फिर कृषि की उत्पादनता बढ़ाना, राजस्व को बढ़ गया धीरे धीरे करके। फिर गांवों में कौन रहते थे? तो इस तरीके से गांवों में कौन रहते थे? तो इस महाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते। किस तरीके के लोग रहते थे? 3 तरह के। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी वाले को बिल्लाल कहते थे और साधारण हलवाहों को क्या उणवाड़ और भूमिहीन मजदूर दास, कडेसियार और आदिमाई कहलाते थे, मतलब कि कडेसियार और आदिमाई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान हुआ करता था जो कि ग्राम सेवक का भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग, मतलब कि इस एक पीढ़ी के जो लोग हैं वही उसी पीढ़ी के लोग जो होते हैं आने वाले जितने भी समय में जो उनके परिवार के जो प्रधान होते थे, जैसे कि फर्स्ट पीढ़ी का हुआ, इसका दादा हुआ तो उसका क्या होगा, उसका बेटा बनेगा, बेटा का बेटा बनेगा। इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी जो ग्राम भोजक का कार्य हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता था। और यानी कि यह पद अनुवांशिक था। अनुवांशिक मतलब उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण ही प्राय राजा भर ही कर वसूलने का काम करते उन्हीं को सौंप देते थे। वे अंततः न्यायाधीश का ही और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। कौन? ग्राम सेवक। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें हम गृहपति कहते थे, मतलब कि उनका जो कार्य करने वाला था उन्हें क्या कहा जाता था? गृहपति भी कहा जाता था। ज्यादातर ये कौन होते थे? छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ स्त्री भी थी, पुरुष थे, इनके पास अपनी जमीन नहीं थी परंतु वे दासों के रूप में राजा के घर कार्य करते थे, जिन्हें हम दूसरे ही जमींदारों को काम करने या जीविका के साधन, मतलब कि जिसके पास जमीन नहीं था तो जो जमींदार था उसके पास वह काम करते थे, जिसके पास जमीन नहीं थी तो उसको दासी के रूप में वे काम करते थे। अब निर्धन की चतुराई दोस्तों, अब निर्धन की किस तरीके की चतुराई होती, मतलब जिसके पास धन नहीं होता वह किस तरीके से चतुराई करता है। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। कौन रहता था? एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे हुए चूहे के अलावा कुछ नहीं था, मतलब कि उसके पास जो था वह एक मरा हुआ चूहे घर था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले को
बिल्ली के लिए भेज दिया। मतलब कि वह चूहा जो था उसके पास, वह गरीब के पास जो चूहा था, उसने एक भोजनालय वाले को, उसके भोजनालय वाले के पास क्या था, एक बिल्ली थी, बिल्ली को वह चूहा एक सिक्के में बेच दिया। फिर उस एक दिन बड़ी बहुत आंधी आई, मतलब कि बहुत जोर से आंधी आई। राजा का पूरा बगीचा ढह गया, जिससे पत्ते से भर गए और वह माली उसको साफ करने लगा। परिश्रम जो माली था, उसका बगीचा का रखवाला करने वाला था, वह साफ करते करते वह थक गया था। युवक ने मालिक से कहा, कौन युवक? वह युवक जिसने कि चूहे बेचा था। मालिक से कहा, अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाए, मतलब कि किसको? उस आदमी, गरीब आदमी को लकड़ी और क्या मिल जाए, उसको पत्ते मिल जाए, तो वह बगीचा की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। जो माली मतलब उस बगीचा की जो सफाई करने वाला था, वह तुरंत मान गया, क्योंकि उसका तो काम करने का तो ज्यादा वो नहीं था, और उसको सीधा वो करना था कि किसी भी तरह से उसको बगीचा को साफ करना था। तो इसीलिए उसने हाँ कह दिया। तो वह युवक जो था, वह पूरे पत्ते और लकड़ियों को इकट्ठा करने लगा, जिससे कि वह बगीचा साफ हो गया, और माली भी देखने लगा। तो फिर इस तरह से वह रोजाना उसने योजना बनाई कि किस तरह से घास काटने वाले लोगों को 500 लोग जो था उनको पानी पिलाए। खुश होकर उन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ युवक और किन, बताओ अब तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं अपने आप को बताऊंगा और मुझे यह सहायता जरूर मिलेगी। किसने कहा? उस युवक ने कहा। तो एक व्यापारी दोस्त एक दिन व्यापारी से बताया कि कल एक घोड़े के व्यापारी 500 घोड़े के साथ शहर में आ रहा है। तो फिर यह सुनकर उस युवक ने घास काटने के लिए पास जाकर बोला, और कृपया तुम सब कुछ एक घास के गट्ठे इकट्ठे करके उन दोनों को आसपास घास कर मत बेचो। वो है घास जो व्यापारी आएंगे वो ले लेंगे, तो मेरी ना बिक जाए। तो उन्होंने इस घासे को 500 गट्ठे इकट्ठे बनाए, मतलब जो घास वहां रखा था उसके 500 गट्ठे इकट्ठे बनाए। और जब दोनों व्यापारी कहीं कहीं घास ना मिले, तो उसे युवक को 1000 सिक्के में खरीद लेते, जो वहां का घास था। तो इस तरह से बच्चों व्यापारी की सूची बनाई है, इसमें कि शहर क्या है, शहर में, गांव में, शहर तथा गांव दोनों में घोड़े का व्यापारी शहर क्यों आए, मतलब कि जो घोड़ा था वह व्यापारी के शहर में क्यों आए। तो क्या महिला कहानी में बताए व्यवसाय को, अपनी बातें को दर्शाया गया। जिसमें प्राचीन नगरों के जीवन में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है कि शहरों, गांवों, फिर जंगलों के भी जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं थी, जो मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। मूर्तियां को ऐसी इमारतों की रेलिंग दी जाती, जिससे बहुत अच्छी तरीके से वह डिजाइन के रूप में दिखने लगे। ये इस तरीके से ये पत्थर है, इनमें की विभिन्न तरीके से अपनी कलाएं के द्वारा ये मूर्तियों या उन मूर्तियों को विभिन्न कलाकृतियों के द्वारा वह उकेरते थे, मतलब कि जो अच्छा डिजाइन के रूप में दिख। नीचे सांची की स्तूप, मतलब कि ये सांची का स्तूप है। हड़प्पा काल के निकास की व्यवस्था, दिल्ली में मिला एक कालयकूप। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे, जैसे कि तुमने पढ़ा। इसमें से कुछ शहर पर कोटों के घिसे हुए रहते थे, मतलब कि घिरे हुए रहते थे, जो आसपास थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो कि अनेक शहर कालयकूप मिले, जिसमें वलयकूप, गुसल खाने मतलब बहुत गहरे खाने, नाली, कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। यह प्रयुक्त वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले। संभवतः लकड़ी, मिट्टी, ईंटें,
या छप्पर के बने होने के कारण ज़्यादा समय पर टिक न पाए हों। भविष्य में यह पुरातत्वविद की खोज कर सकते थे। प्राचीन शहरों के बारे में बाएं और नाविक तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है कि ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है, जिन पर वे बेरीगाजा भारूचिया यूनानी शासक की कहानी। तो बेरीगाजा की एक सकरी घाटी में समुद्र में आने वाले के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। मतलब कि एक सकरी घाटी थी इस टाइप से, इसमें की नाव चला पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये सकरी होने के साथ यदि नाव इधर उधर जाएगी, टकराने का पूरा संभावना होती कि यदि टकराएगी तो इसमें कुछ नुकसान हो सकता है। राजाओं के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरों को जहां जहाज ला सकते हैं। बेरीगाजा में जैसे शराब है, तांबा है, टिन है, शीशा है, मूंगा है, पुखराज है, कपड़े हैं, सोने हैं, चांदी है, सिक्कों का आयात होता था। मतलब कि नावों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सोने चांदी या विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, जिसमें हिमालय से जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कालीनिया, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र इत्यादि का निर्यात किया जाता। मतलब कि यहाँ से वहाँ भेजा जाता था। राजा के लिए व्यापारिक वर्ग विशेष उपहार लाते थे। जो व्यापारी थे वह राजा के लिए, मान लो कि यहाँ पर ये व्यापारी फिर इधर राजा रहता था। राजा जो व्यापारी वर्ग था यहाँ से विभिन्न प्रकार के उपहार जो राजा के लिए लेकर आते थे ये एक स्थान से दूसरे स्थान, जिसमें कि राजा के भी विशेष व्यापारी उपहार लाते थे, जिसमें उनके चांदी के बर्तन हुआ करते थे, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े। मतलब कि बहुत कीमती कपड़े भी उनके लिए लेकर आया करते थे। कौन? व्यापारी वर्ग। बेरीगाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीजों की सूची बनाओ, जिसमें कि ऐसे 2 चीजों को बारे में बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं हुआ। मतलब कि इनके अलावा किस चीजों का उपयोग हड़प्पा युग में नहीं हुआ। तो देखते हैं दोस्तों हम आहत सिक्के क्या थे। आहत सिक्के जिनमें सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल आकार के होते थे। ये तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिका बनाकर, मतलब कि इस तरीके से ये चपटे गोलिका या गोलिका के रूप में गोल बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं जाता। मतलब कि ये प्लेन हुआ करते, इसमें विभिन्न तरीके की डिजाइन या विभिन्न तरीके के खुदाव नहीं दिया जाता था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठपे हुए होते थे या बनाए जाते थे, इसलिए वे आहत सिक्के कहलाए, जिसमें कि ठप्पे के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं, जो कि इसका आरंभिक में पाए जाते हैं, और यह ईसा की आरंभिक सदियों से प्रचलित था। अब देखते हैं दोस्तों, पत्तनों पर बह गया उन सभी के बारे में उसने क्या लिखा, मानचित्र 7 में दिया गया है, जो पृष्ठ क्रमांक 105 के बारे में भरूच ढूंढो और वहां पर भरूच कहाँ पर है वहां उसका वर्णन करना है। सिक्के के बारे में, जिसमें कि हमने पृष्ठ 82 में दी गई जानकारी में तुमने देखा कि किस तरह के सिक्के आधार संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्व विदों की इस युग के हजारों सिक्के मिले। मतलब कि जो उस टाइम के जो पुरातत्वविद थे उसमें हजारों सिक्के मिले, जिसमें कुछ पुराने यहाँ सिक्के थे जो करीब 500 साल पहले बने थे। इस चित्र में यह दर्शाया गया है कि यह सिक्के विभिन्न तरीके से बनाए गए हैं, जो कि हाथों के रूप में दिखाया गया है। इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें जिस तरीके डिजाइन दी गई है, कुछ खुदाओं के रूप में है और कुछ डिजाइन भी किया गया है इनमें।
देखते हैं दोस्तों, विनिमय के अन्य साधन, मतलब कि विनिमय किस तरीके से करते हैं, उनके कुछ साधन दिए गए हैं, जिसमें से हम देखेंगे कि संगम साहित्य, एक छोटी सी कविता को पढ़ो। संगम साहित्य में जो छोटी कविता दी गई उसको छोटी सी कविता है, उसको पढ़ो। खेती के सफेद धान गाड़ियां लाते थे, मतलब कि जब खेती होती तो उसमें सफेद धान जो गाड़ियों में लाद कर, इसमें गाड़ियों में लाद करके लाया जा रहा था। इस नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते हुआ करते थे। चांदनी सी सफेद रेत, मतलब कि बहुत सफेद रेत हुआ करती थी। परिवार को समेटे कहीं पीछे ना छूट जाए, मतलब कि उसका जो पूरा परिवार, उसको पूरे परिवार को समेट कर लेके आया जाए और कोई पीछा ना छूट जाए। शहरों से नमक और सौदागर के लिए यूं चले जाने पर सिर्फ सन्नाटा, मतलब कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति जाता है तो यहाँ पर तो कोई नहीं रहेगा, यहाँ पर पूरा सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं है, इसीलिए दूसरे स्थान पर वे चले जाते थे। जिस पर व्यापारी जिन चीजों से इसका विनिमय भी किया करते थे। तो इसमें बताया गया है दोस्तों, आपको देखिएगा, मथुरा से प्रस्थ खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले। आमतौर पर यह संचित अभिलेख है जो कि स्त्रियों पुरुषों द्वारा मठों के मंदिरों में दिए जाते थे और इनका उल्लेख मिलता है। प्राय यह शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार जो हुआ करते थे वह विभिन्न तरीके से इन उपकरणों का प्रयोग करते थे, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की मूर्तियां हैं ये इन जो कि मथुरा के अभिलेखों में मिलती है, जिसमें सुनारों का, लोहारों का, बुनकरों का, टोकरी वालों का, माला बनाने वाले का, इत्र बनाने वाले, इन सभी का उल्लेख मिलता है। मथुरा के लोग व्यवसाय की सूची बनाओ जिस पर उनका व्यापारिक वर्ग का नाम बताओ कि कौन हड़प्पा में नहीं था। अब शिल्पकार देखते हैं दोस्तों कौन थे। शिल्प और शिल्पकार, पुरा स्थलों में से शिल्पों के नमूने मिले। जो पुरा स्थल है उन पे किसके नमूने मिले? शिल्पों के नमूने मिले, जो कि मिट्टी या बहुत से पतले या सुंदर बर्तन मिलते हैं जिन्हें हम उत्तरी काले या चमकीले पात्र कहते हैं। उस टाइम पे जो काली मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे वह बहुत ही सुंदर या चमकीले हुआ करते थे, जिन्हें ज्यादातर कहाँ पर मिलते हैं? उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में। ध्यान रहे कि अन्य दूसरों शिल्प के अवशेष नहीं बचे, और जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन महत्वपूर्ण है। उत्तर वाराणसी के दक्षिण मदुरै और प्रसिद्ध केंद्र है जहां पर स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें हम श्रेणी कहते हैं। शिल्पकारों की श्रेणियों में प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल विवरण करके बनाना, जबकि व्यापारी श्रेणी वर्ग या संकुचित था, जो कि श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करते थे। इस तरीके के तो बैंक के रूप में ये काम करते थे, जिसमें से बैंकों में जमा जो पैसा होता वह लोग बैंकों में पैसा जमा रखते थे। धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। मिले हुए लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था और फिर मठ आदि के संस्थानों में यह दे दिया जाता था। अब देखते हैं दोस्तों उत्तरकाल के चमक पात्र कौन कौन से थे। ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले थे तथा चमत्कार काली सतह वाले पात्र हुआ करते थे। इसे बनाने के लिए कुम्हार विभिन्न प्रकार मिट्टी बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के जो बर्तनों को भट्टे के पर उच्च तापमान, मतलब कि उन्हें उच्च तापमान पर रखकर उन्हें परिणाम स्वरूप इन बर्तनों को बाहरी सतह पर काली हो जाती थी और काली पतली लेप लगाकर वह शीशे के रूप में वह
चमकदार प्रदान करते थे, जिससे कि वह बर्तन जो है और अधिक चमकदार दिखे। अब देखते हैं दोस्तों, सूत काटने और बुनने के नियम। किस तरीके से सूतों को काटा जाता था, किस तरीके से उनको बुना जाता था। ये नियम अर्थशास्त्र के लेसन 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है, जिसके बाद इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती है। मतलब कि वहाँ कारखाने में किस तरीके से काम किया जाता है, किसका, सूतों का। उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन की तैयार करने के लिए काम में विधवाओं को सक्षम, अक्षय, महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा, वेश्याओं, राजाओं और अवकाश प्राप्त दासियों को, सेविकाओं का और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। इन कामों के लिए लगाया जाता था। इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार इनके परिश्रम देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर से निकालने की, जो महिला अंदर है उन्हें बाहर से निकलने की अनुमति नहीं थी, वह अपने दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा लेती थी। मतलब कि जो वहाँ पर काम करने वाली थी उनको बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। जो उनके साथ काम करने वाले थे उन दासियों को बाहर निकाल कर वह कच्चा माल बुला लिया जाता था, जिससे कि वह माल तैयार करके भिजवा देती थी। ये औरतें कारखाने तक ही जा सकती थी, इसके अंदर और जाना मना था। अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां परिश्रम मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह से जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक और औरत की तरफ देखता है तो इधर उधर की बातें करता है, उसे सजा मिलती थी। मतलब कि जो निरीक्षक आता था वह देखता था तो उधर इधर उधर की बातें करता था तो उसके लिए उसको सजा मिलती थी। जो औरत अपना काम पूरा नहीं करती थी उन्हें जुर्माना के रूप में जुर्माना देना पड़ता था, और उसके बदले में उसका अंगूठा भी मतलब कि जो जुर्माना नहीं देते थे तो उसके बदले में उनका अंगूठा भी काट लिया जाता था। उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक की नियुक्ति कर सकता था और क्या काम करने के दौरान महिलाओं की मुश्किल होती थी। आइए दोस्तों, अब देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण अरिकमेटू क्या है। अरिकमेटू ये कहाँ पर है? पौंडीचेरी में है। इसे ढूंढना। पृष्ठ 88 में रोम के बारे में दी गई जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकमेटू का एक पत्तन था। मतलब पत्तन मतलब कि क्या हुआ, ये बंदरगाह। पत्तन को क्या बोलते हैं? बंदरगाह। उसे क्या बोलते हैं? बंदरगाह। जो यहाँ दूर दूर से आए जहाजों में सामान, मतलब कि जो जहाज था एक स्थान से दूसरे स्थान जब वह सामान लेकर आया था, उस पत्तन में सामान लेकर आता था, तो उस सामान को उतारने के लिए इस पत्तन का उपयोग किया जाता था, जहाँ पर ईंटे से बना हुआ एक ढाला मिल रहा जो संभवतः है गोदाम रहा। मतलब कि एक ढाला मिला जो संभवतः गोदाम रहा होगा, जिसमें कि वह सामान को रखा करते थे। भूमध्य सागरीय के क्षेत्र में एम्फोरा से पात्र मिले हैं, जिसमें कि शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। ये पात्र जो मिला इसमें शराब या तेल जैसे चीज इसमें रखा करते थे। इस तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाए तो उस पात्र को किस तरीके से ले जाए, तो उसमें कुछ हत्थे लगे थे जिसमें कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लिया जा सके। यह एरेटाइन जैसे कि मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन का पात्र के नाम से इटली की एक शहर है जिसमें इस पात्र को किस नाम से जाना जाता है? एरेटाइन के पात्र के नाम से जाना जाता है। इस पर मोहर के लगे सांचे की गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों आगे। ऐसे बर्तन, मतलब कि जिस टाइप के ये बर्तन बने हैं,
ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन जो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोम लेप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिलते हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र हुआ करते। मतलब कि कहने का मतलब ये है, इस तरीके के छोटे छोटे कुंड मिले जिसमें विभिन्न रंगों को भरा जाता था और इनमें से कपड़े को डालकर इस पात्र में कपड़े को डालकर इस पात्र से फिर निकाला जाता था, जिसमें कि विभिन्न तरह के कलर, जिसमें उस कपड़े में कलर जिस कलर का जो कलर इस पात्र में था तो उसमें उस कपड़े को डालते थे तो उसी कलर का वह कपड़ा बाहर निकल जाता था। इस तरह से ये पात्र बनाए जाते थे। रोम से साथ संबंध दर्शाने वाले राज्यों की साक्ष्य की सूची बनाऊं। इसमें अभिलेख, मिट्टी के बर्तन में कई तरीके ब्राह्मण लिपि अभिलेख भी मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया गया, इसीलिए इसे ब्राह्मी लिपि या तमिल ब्राह्मी लिपि अभिलेख में करते हैं। जिसमें आपको इस खंडहर महल के बारे में एक्वाडाक्ट के नाम से जाना जाता, मतलब कि इस तरह से डिजाइन किया गया। यूरोप के सबसे पुराने शहर में एक बड़ा या विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा मैदान शहरों में बस रहे थे। तो फिर रोम एक सबसे बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। रोम मतलब कहाँ है? करंट में देखें तो हम इटली में हैं। यूरोप के उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य है, जिसके महत्वपूर्ण शासक ऑगस्टस के करीब 2000 साल पहले के शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है। मतलब कि जो शासक उस समय कौन था? ऑगस्टस। उसने कहा था कि रोम जो है वह ईंटों का शहर है, इसीलिए मैंने संगमरमर का बनवाया है। ऑगस्टस और उसके बाद शासकों ने कई मंदिरों और महल बनवाए। जो ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्पी थिएटर बनवाए जिसके चारों ओर दर्शक बैठा करते थे और यह सीढ़ीनुमा जगह पर होती थी। यहाँ पर लोग विभिन्न तरह के कार्यक्रम को देखने, मतलब जो भी कार्यक्रम होता था तो उसी मंच में हुआ करता था, जिसे देखने के लिए विभिन्न तरीके सभी प्रकार के लोग आया करते थे। और वहाँ स्नानगार भी बनवाया जिसमें कि स्त्रियाँ और पुरुषों के लिए अलग अलग था, जिसमें कि स्त्री के अलग नहाते थे, पुरुष अलग नहाते थे। जिसमें कि बड़े बड़े जलवाही सेतु, एक्वाडाक्ट के जरिए शहरों में स्नानगार, फव्वारों और गुलशखानों के लिए पानी लाया जाता था। तो अब देखते हैं दोस्तों कि कल्पना करो कि तुम बेरीगाजा में रहते हो और पत्तन को देखने के लिए, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो जहाज है उसके बारे में बतलाया गया। उपयोगी शब्द है दोस्तों इसमें लोहा क्या होता है, गांव, सिंचाई, संगम, नगर, वाल्या, कूप, पत्तन, श्रेणी, इस सभी के बारे में बताया गया। तो इसमें दिया कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ? तो 3000 साल पहले हुआ है। लोहे का प्रयोग में बढ़ोतरी नगर, आहत, सिक्के करीब कब से शुरू हुए? करीब 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना कब से शुरुआत हुई? इसकी 2300 साल पहले। अरिकामेटू का पतन कब हुआ? यह 2200 से 1900 साल पहले हुआ। जैसे कि इसमें कुछ फिलिंदा ब्लैक्स है, इसको भरना दोस्तों आपको। तमिल में बड़े बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? खालिस्तान कहते थे। ग्राम भोजक की जमीन पर प्राय खालिस्तान द्वारा खेती की जाती, किसके द्वारा की जाती थी? इसको भरना आपको। तमिल में हलवाई को खालिस्तान कहते हैं। अधिकांश गृहस्थियां खालिस्तान भूस्वामी होते थे। ग्राम भोजक के काम बताओ और शक्तिशाली क्यों थे? इसके बारे में लिखना है। गांव और तथा शहरों में जो रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाना है। इसमें आगे दिया दोस्तों, सही जवाब ढूंढो। वलयकूप का
उपयोग नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए, जल निकास के लिए। इसमें से क्या है दोस्तों, इनके बारे में लिखना है। और हाथ सिक्के क्या होते हैं, चांदी, सोना, टिन, हाथी के दांत के बने हुआ करते थे। तो इस तरह से इसमें दिया गया है। और क्या है, मथुरा का महत्वपूर्ण, मथुरा में कौन कौन महत्वपूर्ण थे, गांव, पत्तन। मथुरा किसके लिए महत्वपूर्ण था, धार्मिक केंद्र के लिए, जंगल क्षेत्र के लिए। इसमें से कौन होगा, इसका आंसर देना है। श्रेणी क्या होती है, शासकों, शिल्पकारों, कृषकों, पशुपालकों का संघ। इनमें से कोई एक होगा। और ये क्वेश्चन है, इनके बारे में आपको पढ़ के आंसर देने की कोशिश करना, लिखने की तो कोशिश जरूर करना। तो इस तरह दोस्तों हमारा ये चैप्टर 8 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम चैप्टर 9। चैप्टर 9 में क्या दिया गया है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री कौन थे। बाजार में घूमती हुई जगनी, कौन, जगनी एक बच्ची थी जो बाजार में घूमती हुई गांव के मेले के आस लगाए बैठी। मतलब कि वह बच्ची जो है गांव के मेले में जाने की आस लगाए बैठी है। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शेक रंगों के फूलों के प्रिंटों वाली कपड़े, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने। मतलब कि जो खिलौने हुआ करते थे वह चाबी के द्वारा चलने वाले अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों, ट्रकों पर लाते थे। मतलब जो वस्तु उनके पास थी उनको बेचने के लिए बसों या ट्रकों में लाया करते थे और अपना सामान लपेटकर वापस लेकर चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती है कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। मतलब कि जगनी जो बच्ची है वह सोचने लगती है कि ये लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब कि ये सामान बेचने के लिए क्यों ले जाया करते थे। तो यह देखकर वह हैरान हो गई और फिर बोलने लगी। तो फिर इसी बीच में जगनी हैरान हो जाती है, फिर लोगों को इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। तो फिर उसकी माँ ने बताया कि वे व्यापारी थे जो कि चीज़ों को उन पर जगह से खरीदते थे और वहाँ से बनाए जाते थे, फिर उन्हें मेलों में बेचा करते थे। इसीलिए व्यापारिक वर्ग जो होता है वह इसीलिए व्यापारिक वर्ग घूमते रहता है। किसने बताया, जगनी को उसकी माँ ने बतलाया। अब देखते हैं दोस्तों व्यापारी और व्यापारियों के बारे में जानकारी, जिसमें कि हमने अध्याय 8 में विस्तृत रूप से पढ़ा कि व्यापारी क्या होते थे, व्यापारिक वर्ग किस तरह से काम करते थे। तो तुमने उत्तर के काले पालिश, ये काले पालिश के बर्तनों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा। और खूबसूरत बर्तन खास तौर पर इनकी कटोरियाँ, थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरातत्व से मिले हैं। सवाल उठता है कि जगहों पर बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर बर्तन किस तरीके से पहुंचे होते। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां पर बर्तन बनते थे वहां पर व्यापारी उन्हें लाकर अलग अलग जगहों पर बेच देते थे। मतलब कि यहाँ पर बनाए व्यापारी ने बर्तन, फिर जिस स्थान से ले जाकर यहाँ पर बेच दिए। इस तरह से व्यापारी वर्ग अपना कार्य करते थे, जिससे कि उनको बर्तन को बेचने में सुविधा होती थी। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इन्हें काले सोने के नाम से भी पुकारते थे। व्यापारी किन सामानों को समृद्धि जहाजों, सड़कों, रास्तों पहुंचाने दक्षिण भारत के ऐसे कुछ अनेक रोमन सोने के सिक्के मिलते हैं जिनसे हम अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों में रोम के साथ साथ बहुत कुछ व्यापारिक चल रहा था।
जैसे कि इसमें बताया गया है दोस्तों, व्यापार से जुड़ी हुई कुछ कविता दी गई हैं। व्यापार के प्रमाण में जो कविता मिलती हैं, तो इसमें नीचे लिखी कविता में पूर्व समुद्र पर स्थित फुहार पत्तन था। कौन सा पत्तन था? फुहार पत्तन पर लगाए गए माल का वर्णन मिलता है। फुहार पत्तन पर लगाए गए माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज पर लगाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर लगी गई काली मिर्च की गांठियां, हिमालय से मिले रत्न सोना, दक्षिण की पहाड़ियों के चंदन की लकड़ियां और दक्षिण सागर में के मोती और पूर्वी सागर से मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार से बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात किए जाते थे। कविता में उल्लेखित चीजों की इन सूची बनाओ और इनमें से इसका वर्णन करो, उपयोग करो। तो दोस्तों, इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जो व्यापारिक वर्ग था वह समुद्र से जहाजों के जरिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए और विभिन्न कीमती वस्तुओं को पहुंचाने के लिए जहाजों का प्रयोग करते थे, जिसमें कि वह अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़े आसानी से लेकर जाया जाता था। इस तरह से दोस्तों इस कविता का पूरा सारांश हुआ, जिसमें व्यापारिक वर्ग ने कई समुद्री रास्ते खोजे, मतलब कि तरह तरह के रास्ते खोजे, जिसमें कुछ समुद्री किनारे चलते हैं, कुछ अरब सागर में, कुछ बंगाल की खाड़ी पर जाते हैं। नाविक मानसूनी हवाओं का फायदा उठाकर, मतलब कि जिस साइड हवा चलती उसी तरफ नावों के मोड़ लेते थे, जिससे कि वह जल्दी तरीके से वह रास्ता पूरी तरह से सफर जल्दी से पूरी कर लेते हैं। अफ्रीका और अरब के पूर्वी तटों पर उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। दक्षिणी पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे, मतलब जिस तरह से वह मानसून चलता था उसी तरह वह चलना पसंद करते थे। लंबी यात्राओं के लिए मजबूत, मतलब कि बहुत लंबी यात्रा करना है तो उन्हें बहुत मजबूत जहाज का निर्माण करते थे कि वह ज्यादा समय तक टिक सकें। अब दोस्तों, समुद्र तटों से लगे राज्य, मतलब कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र तट से लगे हुए हैं, उनके बारे में बताया गया है। उपमहाद्वीप के दक्षिणी तटीय प्रदेश में बहुत सी पठार हैं, नदी के मैदान हैं, नदियों के इलाके, जैसे कि कावेरी नदी का उपजाऊ मैदान है। मैदान के इलाके के तटीय सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति से शक्ति हो गई थी। संगम कविता मुभेस्वदान की चर्चा मिलती है, जिसमें एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखियों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें कि इसमें बतलाया गया है इन मुखियों के बारे में। मुखियों के लिए किया जाता था चोल, चेर, पांड्या, ये 3 प्रकार के होते थे, चोल, चेर और ये पांड्या मानचित्र में दर्शाया गया, जो कि 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली राज्य माना जाता था। किनको? चोल को, चेर को और पांड्य को। इन तीनों मुखियों में सबसे दो रास्ता केंद्र है, जिसके बारे में एक तटीय हिस्सा दूसरे तटीय के अंदरूनी हिस्से में था। एक तटीय था तो दूसरा अंदरूनी हिस्सा था। यह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन फुहार है जो कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्य की राजधानी मदुरै में मिलता है। कौन सी राजधानी? जो कि पांड्य की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? मदुरै हुआ करती थी। ये मुखिया लोगों को नियमित कर बजाय उपहारों मांगा करते थे। क्या करते थे? उपहार मांग करते थे, जो कि वहां पर कभी कभी सैनिक के अभियान भी निकल पड़ते थे, जो आसपास के इलाके में सैनिक अभियान के लिए निकल पड़ते थे, जिससे कि आसपास के इलाके जो होता है उसमें कर वसूलते थे।
कर वसूलते थे और इनमें से कुछ धन आपस में रख लेते थे और बाकी धन समर्थक या रिश्तेदार या सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते थे। जिसमें संगम कविता के ने इन मुखियों को प्रशंसा कविता लिखी और उन्हें जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, सुंदर कपड़े इत्यादि दिए। जिसमें कि 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में मानचित्र पृष्ठ 105 में बताया गया। सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र था, सतकर्णी था। इसके बारे में उसकी गौतमी के द्वारा दिया गया अभिलेख से पता चलता है कि वह अन्य सातवाहनों के लिए दक्षिण पथ का कार्य करते। दक्षिण पथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला। दक्षिण पथ का शाब्दिक अर्थ होता है मतलब कि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता था, जो पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यह नाम प्रचलित था, जो कि पूरे दक्षिण क्षेत्र में इस तरह के नाम वह प्रचलित था। जिसमें सातकर्णिका ने पूर्वी, पश्चिमी तथा तटों को अपनी सेना भेजते थे, जिससे कि उस तटों की रक्षा की जा सके। कौन भेजते थे? वहां के जो लोग थे। वह कुछ बता सकते हैं कि श्री सतकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों रखना चाहते थे। उसका मतलब हुआ कि वह तटीय क्षेत्र की रक्षा क्यों करना चाहते थे। तो रेशम मार्ग की कहानी, कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की तरह वह वजह से रेशमी कपड़े अधिकांशतः समाज में बहुल माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया थी, मतलब कि रेशमी कपड़े को तैयार करने के लिए एक बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें कि रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम प्राप्त किया जाता था, फिर उन्हें सूत के रूप में कटाई होती थी और फिर इससे मशीनों के द्वारा इसमें कपड़ा को बुना जाता था और फिर इससे इस तरीके से ये रेशम कपड़े तैयार होते थे। जिसमें कि तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? वह चीन ने किया, लगभग 7000 साल पहले। किसने किया था? चीन ने किया था। तकनीकी ने उन्हें हजारों साल पहले की बाकी दुनिया से छुपाया। किसने छुपाया? चीन ने। वह चीन से पैदल, घोड़े, ऊंटें कुछ लोगों को दूर दूर जगह पर ले जाते थे और साथ में रेशमी कपड़े ले जाते थे। जिस रास्ते से वे लोग यात्रा करते थे उन्हें रेशम या सिल्क रूट कहा जाता था, के नाम से जाना जाता। मतलब कि जो लोग इन चीजों का वह लेकर आते थे तो उस रास्ते को सिल्क रूट या रेशम मार्ग कहा जाता था। कभी कभी चीन के शासक ईरानी पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशम के कपड़े भेजते थे। कौन भेजते थे? चीन के जो शासक थे वह पश्चिमी एशिया के देशों के शासकों को रेशम के कपड़े उपहार के रूप में भेजते थे। वहीं रेशम के बारे में जानकारी पश्चिम की ओर फैल गई और धीरे धीरे वह 2000 साल पहले रेशम के शासकों ने धनी लोगों ने रेशम के कपड़े पहनना या फैशन के तौर पर शुरू कर दिया। तो वह क्योंकि वह बहुत ज़्यादा कीमती थे, वह चीन के दुर्गम पहाड़ी रेगिस्तान के रास्ते से जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास के व्यापारिक वर्ग यात्रा भी मांगते थे। जिसमें कि इसमें दिखाया गया है दोस्तों, सिल्क रूट के बारे में शाखा दिखाई गई है, जिसमें कुछ शासक एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, जिससे कि वह अपना रास्ता यात्रा कर सके और व्यापारिक उन्हें शुल्क या तोहफे के जरिए उन्हें कुछ रेशम के रूप में मिलता था। इसके बाद वह ये शासक इन व्यापारियों से कुछ राज्य से गुजरते थे, तो उस वक्त वह लुटेरे उन सामानों को लूट लेते थे। तो सिल्क रूट नियंत्रण रखने के लिए शासकों के कुछ प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया या पश्चिमी भारत में इनका शासन था। पेशेवर मथुरा के 2 शक्तिशाली केंद्र थे, तक्षशिला और इनके राज्य का हिस्सा, जिसके शासन काल में सिल्क का रूट शाखा मध्य एशिया, जो कि सिंधु नदी के मुहाने तक होती थी। तो इस तरह से यह रेशम जहाज साम्राज्यवादी साम्राज्य तक पहुंचता था और उपमहाद्वीप के बारे में पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कुषाण होते।
जो सोने के सिक्के सबसे पहले जारी करने वाले शासक कौन थे? कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारिक वर्ग इनका प्रयोग किया करते थे। सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग कठिन था, क्योंकि वह सिल्क रूट इतना कठिन था कि वहां पर गाड़ियों का आना जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था, जिससे चीन समुद्र के रास्ते से सबसे ज्यादा जाते थे, क्योंकि समुद्र के रास्ते से जाने से लिए उनके पास समुद्री मार्ग यानी समुद्री जहाज था, जो कि बड़ी आसानी से उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था, जिसमें कि वह माल लेके चले जाते थे। अब देखते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म का प्रसार कब हुआ? तो इसमें कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? वह कनिष्क था, जिसमें करीब 1900 साल पहले शासन किया और फिर बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वानों ने महत्वपूर्ण विचार विमर्श किए और बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना कवि अवशेष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वमेघ, अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने संस्कृत में लिखना शुरू किया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान कौन सी थी? महायान का विकास हुआ। इसकी दो प्रमुख विशेषता है। पहली, मूर्ति में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनका निर्वहन पीपल के पेड़ के द्वारा मूर्ति पर बनाया जाता है, जो कि उसकी प्रतिमा, बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। इसमें अधिकांश मथुरा में, कुछ तक्षशिला में, मथुरा में है, जिसमें कि कुछ अधिकांश मथुरा में और कुछ तक्षशिला में। सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र इसमें दिखाया गया है दोस्तों। यहाँ पर इस वृक्ष के नीचे खाली आसन को देखो और मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके मूर्ति बनाई, जिस पर कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे हुई। मूर्ति में दर्शाया गया है तथा कुछ प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जिसमें अधिकांश मथुरा और कुछ तक्षशिला में मिली है। दूसरा परिवर्तन, बोधिसत्व के आस्था को लेकर अन्य बोधिसत्व कहते हैं, जो कि ज्ञान प्राप्त हुआ, एकांत करते थे, ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसा करने की बजाय लोगों को शिक्षा मदद करने सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझते थे। लोगों धीरे धीरे बोधिसत्व का पूजा करने लगे और फिर मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। किसकी? बुद्ध की पूजा के बारे में, जिसमें कि इसमें दिखलाया गया है, विभिन्न तरीके से बनाई गई है बुद्ध की प्रतिमा के बारे में बतलाया गया है। बौद्ध धर्म के प्रचार पश्चिमी दक्षिणी भारत में, यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों और गुफाओं में खोजी गई। फिर आगे देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से बुद्ध के बारे में बतलाया गया है। तो इनमें से कुछ गुफाएं जो राजा रानी के आदेश के द्वारा बनाई गई, व्यापारिक कृषकों, और इनमें ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रा के पास बनाई गई हैं, जो कि दक्कन के शहरों के तटीय समृद्ध बंदरगाह को जोड़ने वाली सड़कें हैं से होकर जाती है। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं में वाले मठों में विश्राम करते थे, मतलब कि वहां पर रुक करके कुछ टाइम या कुछ देर को रुक जाया करते थे। कौन? व्यापारी। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, मध्य थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व अन्य लोगों तक ये भागों में फैल गई। तो इसमें बताया, बाईं ओर मथुरा से बनी हुई बुद्ध की, ये बाएं ओर है, मथुरा में बनी हुई बुद्ध की है, ये दाएं ओर है, जो दाएं ओर तक्षशिला में बनी हुई बुद्ध की प्रतिमा के बारे में बतलाया गया। दाएं और बाएं ओर ये दोनों प्रकार की मूर्तियां हैं जो कि बुद्ध की हैं, तक्षशिला में और बिहार में बनी गई। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभ स्वरूप इन क्षेत्रों में कहीं कहीं अधिक प्रचलित थी, जिसके बारे में
पृष्ठ क्रमांक 100 में 12 में पढ़ेंगे और कुछ इनको दर्शाया गया। जैसे कि तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, मतलब जो तीर्थयात्री थे उनकी क्या जिज्ञासा थी, वह व्यापारी काफिलों के साथ जहाजों में दूर दूर तक जाया करते थे। कौन व्यापारी? जहाजों में बहुत बहुत दूर दूर तक सफर तय करते थे, जिसके कारण बहुत से तीर्थयात्री इसके साथ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। काली गुफा का महाराष्ट्र में, जो कि ये गुफा है महाराष्ट्र में। तो देखते हैं दोस्तों, तीर्थयात्री किस तरीके से अपना स्त्री पुरुष और प्रार्थना करने के पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। कौन? तीर्थयात्री। इसी तरह भारत के और चीन बौद्ध तीर्थयात्री का सेशन काफी प्रसिद्ध था। करीब 1600 साल पहले आया और xuanzang, जो कि 1400 साल पहले भारत आया। करीब 50 साल बाद इत्सांग आया। कौन आया? इत्सांग। सब बुद्ध अध्याय 6 में अध्याय 6 में हमने बुद्ध से जुड़ी हुई जीवन की जगहों के बारे में या मठों के बारे में देखने के लिए कौन आए थे? इत्सांग आए थे। अब देखते हैं दोस्तों, इनमें तीर्थयात्री अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। किसने लिखा? जो तीर्थयात्री आए थे तो वह अपनी यात्रा का वर्णन किस प्रकार से? इनमें से कुछ तीर्थयात्री अपने यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्रियों में कई वर्ष लग जाया करते थे, जिन्हें हम मठों में उन्होंने देखा और उनके यात्रा के बारे में किताबों में बारे में उन्होंने लिखा और लिखे अपने हाथों से वह दर्शाया गया। अब देखते हैं दोस्तों, फासियान चीन वापस कब आया? फासियान चीन वापस कब आया? तो इसमें फासियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू। कहां से की? बंगाल से शुरू। इन व्यापारियों ने के एक बड़ा जहाज था पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन चल पाए थे कि समुद्र में तूफान में फंस गया। मतलब कि अचानक वहां समुद्र में तूफान आ गया, जिससे व्यापारी अपने जहाजों में डूबने से बचने के लिए वह समुद्र में माल छोड़कर समुद्र में कूदकर हल्के से तैरने की कोशिश करने लगे और फासियान ने अपने सामान को फेंक दिया। मतलब कि फासियान के पास जो सामान था जहाज में, वह सामान वह फेंक दिया और अपनी पांडुलिपियों और बुद्ध मूर्तियों को नहीं फेंका, क्योंकि उन्हें अपनी भारत यात्रा के दौरान उनको रखना था, संभाल कर संकलित करके रखना था। इस तरह से वह 13 दिनों के बाद वह आंधी रुकी और फिर उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। समुद्र असीम है, सूर्य चांद तारों की गति को देखने के बिना पता चलता है या पाना संभव है, क्या असंभव है, कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं। मतलब कि जब हवा या तूफान आता है तो वह जहाज को जिस तरफ हवा चलती है उसी की ओर ले जाना ही संभव होता। जब जावा पहुंचने पर उन्हें 90 दिन की से ज्यादा लग गए। मतलब कि जो फासियान था वह जहाज में पहुंचने के लिए जहाज से जावा तक पहुंचने के लिए उसे कितने दिन लग गए? 90 दिन लग गए। तो जो कि करीब 5 महीने के लिए रुका। बाद में उसने दूसरे व्यापारी में चढ़कर दूसरे जहाज में चढ़कर उसने फिर चीन तक पहुंचा, जैसे कि इसमें मानचित्र में दर्शाया गया। इसमें xuanzang भूमार्ग से उत्तर पश्चिम मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। xuanzang जो था वह जहाज के रास्ते से न जाकर वह उत्तर पश्चिम मध्य एशिया के रास्ते से वह चीन पहुंचा, जिसमें कि उसने सोने चांदी चंदन की लकड़ियां सी बनी हुई बुद्ध की
मूर्तियां तथा 600 से ज्यादा पांडुलिपि एकत्र की थी। उन्हें 20 घोड़े में लाद कर वह इस रास्ते से गया जिसमें कि 50 पांडुलिपि उस समय खो गई थी। जब सिंधु नदी पार कर रहा था तो उसकी नाव पलट गई और वह अपने जीवन के बाकी हिस्से से बची हुई पांडुलिपि संस्कृत से चीनी अनुवाद करने के लिए ले गया। संस्कृत में थी वो पांडुलिपि, उनको चीनी में अनुवाद करने के लिए वह ले गया। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। दोस्तों, नालंदा जो था वह शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था जिसमें कि विभिन्न देशों के जो विद्यार्थी थे वह नालंदा में आकर वह शिक्षा प्राप्त करते। ह्वेनसांग वह अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा था। जो बौद्ध की विद्या का केंद्र कौन था? वह नालंदा, जो कि बिहार में है। अध्ययन किया गया उसमें नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा। किसने लिखा? ह्वेनसांग ने। यहाँ के शिक्षक योग तथा बुद्ध में सबसे आगे हैं। कौन थे? नालंदा के शिक्षक। बुद्ध उपदेशों में का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। वह मठ के नियम का काफी सख्त थे। जो मठ के जो नियम थे उन नियमों से काफी सख्त थे जिन्हें सबको मानना पड़ता था। जो मठ के जो नियम थे, जो भी वहां पर जो लोग रहते थे उन्हें उस नियमों को सबको मानना पड़ता था। चाहे वह युवा वर्ग हो या वृद्ध हो, दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। विभिन्न शहरों से विद्वानों लोग जो अपनी शंकाएं को दूर करने के लिए आते थे तो वह ना आंग तुंगों से पहले द्वारपाल की कठिन प्रश्न पूछते थे। मतलब कि उसमें जो द्वारपाल था वह सबसे पहले कठिन प्रश्न पूछते थे। फिर अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब द्वारपाल उनका सही उत्तर पा लेते थे। कौन? जो द्वारपाल थे, जो उनसे सही उत्तर दे देते थे उनको अंदर जाने की अनुमति दे देते थे। फिर 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। ह्वेंग ने नालंदा में क्या पढ़ना चाहता था और कारण बताओ। कौन? ह्वेंग। अब देखते हैं भक्ति की शुरुआत कब से हुई। इन देवी देवताओं की पूजा का चालन शुरू हुआ। बाद में वह धर्म की प्रमुख पहचान बन गई। शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल थे। इसमें कौन थे? शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी की पूजा भी शामिल हो गई। इन देवी देवताओं की पूजा के बारे में बताया गया है कि ये परंपरा के माध्यम से की जाती थी। किस तरह यह काफी लोकप्रिय बन गई, जिसमें देवी देवताओं को जिसमें कि देवी देवताओं की बलपूर्वक या श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती थी। चाहे वह गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, वह सभी के लिए सामान्य थी। भक्ति मार्ग में चर्चा में, जो कि हिंदू का एक पवित्र ग्रंथ है, कौन सा? भगवत गीता में। भगवत गीता जो कि महाभारत का अध्याय 11 में हम विस्तृत रूप से इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कि भगवान कृष्ण ने अपने मित्र जो भक्त थे उनके कौन? अर्जुन के सभी धर्मों को छोड़कर उन्होंने शरण ली और अपने उपदेश देते थे, क्योंकि वह केवल कृष्ण के अर्जुन को सारी बुराइयों से मुश्किल दिला सकते थे। कौन? अर्जुन को कृष्ण ही जो थे वह सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते थे। पूजा का वह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों तक फैल गया। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर पूजा पाठ करने की बजाय वह ईश्वर पर प्रति व्यक्ति पूजा करने पर खो देते हैं। तो इस तरह से ये भक्ति का मार्ग अपनाने वाले को यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी देवता, मतलब उनके जो भी आराध्य है वह देवी हो देवता हो, उनके सच्चे मन से पूजा की जाए, उसी रूप में दर्शाते थे जिसमें शिव भक्त देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी देवता मानव के रूप में हो सकता है। फिर वह किसी तरह से पेड़ या किसी अन्य रूप में धीरे धीरे समाज को स्वीकृति मिलती गई, समाज से उनको स्वीकृति मिलती गई। फिर कलाकार देवी देवताओं को बढ़ चढ़कर इसमें मूर्तियां दिखने लगी, तैयार की जाने लगी। इसमें दिखाया गया दोस्तों आपको
बारह की विष्णु जो बराह में है, जो विष्णु के एरण तथा मध्य प्रदेश की शानदार मूर्ति विष्णु पूजा जो बराह रूप में है, विष्णु भगवान का जो विष्णु भगवान का जो इसकी प्रतिमा जो बराह रूप में है, जिसमें की विभिन्न प्रकार से दर्शाई गई है। अब देखते हैं दोस्तों भक्ति क्या है। भक्ति भाज्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजन करना जिम्मेदारी होती है, जिसका अर्थ है कि यह भक्ति के भगवान पर के बीच परस्पर अंतर संबंध, भगवान और भक्त के बीच में अंतर संबंध होता है, जो कि भगवान भक्त के प्रति झुकाव रखते हैं। वह एक अर्थ यह भी है कि वह अपने ऐश्वर्य तथा मुख के भक्तों के साथ बांटना चाहता। कौन? भगवान। इसी तरह देवी देवता की भी जिम्मेदारी होती है। एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई कविताएं। कौन सी कविताएं हैं दोस्तों? देखते हैं। अधिकांश भक्ति साहित्य में यह बताते हैं कि धन ऐश्वर्य ऊंचे के जरिए ईश्वर के आत्मीय नहीं बन सकती, जो कि 1400 साल पहले शिव भक्त अपार द्वारा तमिल में लिखी गई कविता है। यह है जो कि अपर का एक बेल्लाल है, जो अध्याय 8 में हमने देखा। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, जो कि इसके अंग नष्ट हो जाते हैं, इस तरह से वो है कुष्ठ रोगी होता है। ब्राह्मणों की नजर में कौन है? निचली जाति का व्यक्ति। कूड़ा करकट कठोर पर अपनी कठोर जीविका चलाने वाला इंसान। अगर वे लोग जो गंगा की अपनी जटाओं पर छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं, तो मैं अपनी आराधना करूंगा। जो शिव की दास बन जाए तो मैं अपनी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान हैं। इस तरह से इस पंक्ति में इसको दर्शाया गया। कवि समाज प्रतिष्ठा और भक्ति में किससे ज्यादा महत्व रखते हैं? देवी देवताओं को विशेष सम्मान होता था, इसलिए वह विशेष जगहों पर इन मूर्तियों को रखा जाता था और फिर उनकी पूजा के जरिए मंदिर में रखते थे, जिसमें उनकी पूजा की जाती थी, जिसको हम अध्याय 11 में विस्तृत रूप से इसके बारे में पढ़ेंगे। भक्ति परंपरा चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्त की प्रेरणा दी जाती है। इसमें कि हिंदू शब्द का इंडिया शब्द की जगह हिंदू का इंडस से निकला है। यह अरबों तथा ईरानियों के द्वारा इन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था, जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। उन्हें हम शब्दों के अनेक धार्मिक विश्वास, सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। तो इस तरह दोस्तों हम अन्यत्र के बारे में बात करते हैं। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया के ईसाई धर्म का उदय हुआ। कौन सा धर्म का? ईसाई धर्म। कब हुआ? 2000 साल पहले। ईसा का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो कि समय रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। कौन सा? बेथलेहम में, जो कि रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं ही इस संसार को उदारा और दूसरों से प्यार देने और इसी तरह से दूसरों से विश्वास करने का उपदेश दिया। इस तरह से वह व्यक्ति के दूसरे से अन्यत्र पर विश्वास करने लगे। बाइबिल में ईसा मसीह अपने बातों को लिखते हैं क्या? एक अंश दिया। धन्य है वे लोग जो धर्म और अन्य लोगों के लिए भूखे प्यासे रहते हैं के बारे में बतलाया गया। तो उनकी कामना पूरी होगी। जो दयालु है वे अन्य लोगों को उन्हें दया मिलेगी। जो दयालु है उन्हें अन्य लोगों से क्या मिलेगी? दया मिलेगी। जो धन्य है वो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर को संतान कहलाते हैं। जो धन को शांति स्थापित करते हैं वही ईश्वर की संतान कहलाते हैं। ईसा मसीह के उपदेश साधारणतः लोगों को बहुत पसंद आए। मतलब कि इनका कहने का मतलब यह हुआ कि जो ईसा मसीह प्रभु थे, उनके जो उपदेश दिए गए वह साधारणतः लोगों को वह पसंद आए। वह धीरे धीरे पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप में फैल गए। कौन?
ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट से पहले ईसाई धर्म का प्रचार हुआ, फिर पश्चिमी एशिया में आए धीरे धीरे करके। जैसे कि मानचित्र में दिखाया गया पृष्ठ 6 से पृष्ठ संख्या 76 से 77 में, इसमें देखिए और पता लगाइए कि ईसाई धर्म के प्रचारक भारत आए होंगे। केरल के ईसाइयों केरल के ईसाइयों को क्या कहा जाता था? सीरिया के ईसाई। तो सामान्यतः पश्चिम एशिया से आए, जो कि कहाँ से आए? पश्चिम एशिया से आए। ये विश्व का सबसे पुराना ईसाई में से है। कौन सा? केरल से जो आए सीरिया के ईसाई, वह है सबसे पुराना ईसाई है। देखते हैं दोस्तों आगे उपयोगी शब्द के बारे में देखते हैं कौन कौन से उपयोगी शब्द हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्यापारिक वर्ग क्या है, मुदेवार वर्ग क्या है, रास्ता या मार्ग क्या है, रेशम क्या है, कुषाण क्या है, महायान क्या है, बोधिसत्व क्या है, और फिर थेरवाद क्या है, तीर्थयात्री क्या है, भक्ति क्या है। तो आओ हम इन्हें याद करते हैं। दक्षिण पथ के स्वामी कौन थे? मुवेद्वार कौन थे? अश्वघोष कौन थे? बोधिसत्व कौन थे? शैनशांग कौन थे? आपको इसमें बताता हूँ मैं। तो आप तो देखिए शैनशांग कौन थे? संभवतः वह चीनी यात्री थे। इस तरह से आप बोधिसत्व कौन थे? तो इनको जोड़ी मिला सकते हो आप। फिर आगे देखते हैं दोस्तों इसके महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। रेशम बनाने की कला की खोज कब की गई? 7000 साल पहले। चोल चेर पांडे कब से उदय हुआ इनका हुआ 2300 साल पूर्व। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग कौन सी थी? वह कब थी? 2000 में थी। कुषाण शासक कनिष्क कब हुआ? लगभग 1900 साल पहले। और फिर क्या है इसमें? फासियन भारत कब आया? फासियन भारत कब आया? तो वह 1600 साल पहले आया। श्वेश्यांग भारत कब आया? वह 1400 साल पहले आया। इसमें आपको ये क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों करना चाहता था? व्यापार तथा व्यापारिक रास्ते के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते थे? भक्ति की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसके बारे में बतलाना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, चीनी यात्री भारत क्यों आए थे? कारण बताओ। साधारणतः लोगों का भक्ति के प्रति आकर्षित होने का कौन सा कारण था और किस कारण से वह भक्ति की ओर आकर्षित हुए? तो ये तो था हमारा दोस्तों आज का चैप्टर 8 और 9, जिसमें कि हमने पढ़ा। और आने वाले मेरे वीडियो